इनके चेहरे की जबीनों के चमकते मोती जब टपकते हैं तो धरती को गुलजार बना देते हैं। नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाज़ेब में आपका खैर मकदम है। 1 मई तारीख का बुनियादी मुहर्रिक काम के औकात का तयन था, उजरतों में इजाफा था और तंजीम साजी के हक से जुड़ा हुआ था। इस सलामती दिन को गुजरे तकरीबन 138 बरस बीत चुके हैं, लेकिन दुनिया के करोड़ों अरबों मेहनत कशों की तहरीक आज भी उन बुनियादी हुकूक के हुसूल की जदोजहद में ही मसरूफ है। गुर्बत हो, बेरोजगारी हो, कम उजरत ने मजदूर की मुश्किलात में बेपनाह हद तक इजाफा कर दिया है, जबकि महंगाई ने मजदूरों की कमर तोड़कर रख दिया है। वो आज भी बुनियादी इंसानी हुकूक तक से महरूम है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मजदूर महंगाई से मुतासिर हो रहे हैं और बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जो 2024 की जो प्रिडिक्शन की है, जो प्रोजेक्शन की है, उसमें यह कहा है कि कम बेरोजगारी और रोजगार में मुस्बत जो है वो नमू के बावजूद, शरह तरक्की के बावजूद G20 ममालिक की अक्सरियत में बुनियादी उजरतों में कमी वाक़या हुई है, क्योंकि उजरतों में इजाफा जो है वो गुज़श्ता साल महंगाई की रफ्तार का मुकाबला करने में नाकाम रहा। ILO के मुताबिक 2023 में इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाले ऐसे कारकुनों की तादाद आलमी सतह पर 10 लाख का उसमें इजाफा हुआ, जो फीकस जो तकरीबन $2 रोजाना से भी कम कमाते हैं। और निस्बतन कम गुर्बत में रहने वाले ऐसे कारकुनों की तादाद में भी तकरीबन 84 लाख का इजाफा हो चुका है, जिनकी रोजाना जो फीकस आमदनी है वो तकरीबन $3.6 से भी कम थी। पाकिस्तान में मजदूरों की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा, हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन मजदूर के लिए कम से कम उजरत का तयन तो हो चुका है, लेकिन वो भी अफसोस ये है कि मजदूर को अभी तक वो मुयस्सर नहीं है। रवां माली साल के बजट में नॉन स्किल्ड मजदूर की उजरत जो है वो तकरीबन 32,000 और स्किल्ड वर्कर की उजरत मिनिमम वेज जिसे कहते हैं 36,000 मुकर्रर की गई थी, लेकिन अक्सरियत को वो भी नहीं मिल रही। रोजगार के मौके ना होने के बराबर हैं। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करने वाले मजदूरों को डेली वेज पर रखा जाता है, जबकि मुआवजा बहुत ही कम दिया जाता है। मुल्क में तकरीबन 8.5 करोड़ लेबर जो फोर्स है उसमें से 1% से भी कम मेहनत कश तंजीम साजी के कानूनी हक से मुस्तफीद हो रहे हैं, जिनकी अक्सरियत पब्लिक सेक्टर के इदारों से मुंसलिक है। टोटल अगर लेबर फोर्स की बात की जाए तो उसमें से तकरीबन 62% यानी 5.25 करोड़ मेहनत कशों का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो सर्विसेज से है, इंडस्ट्रियल शोबे से है, जो कि मुल्क के मजमूई जो पैदावार है GDP उसका तकरीबन 84% पैदा करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि उनमें से 95% मजदूर जो हैं अपनी कानूनी शनाख्त के लिए तहरीरी तकर्ररनामों से भी महरूम हैं। उनमें से 90% मेहनत कश जो हैं वो 12 से 14 और बाद शुबों में 18 घंटे रोजाना काम करने पर मजबूर हैं। हर साल ये दिन जोशो खरोश से मनाया तो जाता है। सियासी रहनुमा मजदूरों के हुकूक के लिए बुलंदोबांग दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन ये दावे सिर्फ फिलहाल दावे ही हमें नजर आ रहे हैं और सूरज की जो तपती नजरें हैं उनसे आंखें मिलाने वाला दिहाड़ीदार मजदूर अपने हुकूक और कम उजरत मिलने पर हुकूमत की अदम तवज्जो पर जो है वो परेशानी दिखाई देता है। इक्तदार के ऐवानों में बैठे जो हुक्मरान हैं वो मजदूर की कम अज कम उजरत का तयन तो कम अज कम कर सकते हैं, जिससे वो ख्वाहिशात ना सही कम अज कम जरूरियात तो अपनी पूरी कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा कराची पीपल्स पार्टी को सियासी महाज पर एक कामयाबी दिला गया। मुस्लिम लीग नून के रवैये से नाला MQM ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में मिलकर चलने पर इत्तेफाक कर लिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में आज MQM के वफ्द ने सदर से मुलाकात की, जिसमें स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर मामलात पर भी बात हुई। दोनों जमातों के दरमियान जारी डेडलॉक खत्म हो चुका है और जो जराए से खबरें आ रही हैं मुलाकात की अंदरूनी कहानी की, उसके मुताबिक MQM ने नून लीग के रवैये के बाद अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। लेकिन हम देखेंगे, बात करेंगे MQM से भी और पीपल्स पार्टी से भी कि ये क्या मामलात हैं। दोनों जानिब से मिलकर
कौम की खिदमत करने पर इत्तेफाक हुआ। MQM के वफद ने शहर में जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं उस पर तशवीश का इजहार किया और स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की सिफारिश भी की। कच्चे के डाकुओं और पक्के के स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन के लिए सदर जरदारी की आज उनकी सरबराही में विफाक और सिंध ने सर जोड़े और जरदारी साहब ने कराची सेफ सिटी मंसूबा जो है उससे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने की भी हिदायत जारी की और ये भी कहा कि पुलिस ये मालूम करे कि कराची से चोरी होने वाली जो गाड़ियां हैं और जो स्नैचिंग होती है, छीने जाने वाले मोबाइल फोन हैं, वो जाते कहां हैं। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जो है वो सह फरीकी इंतजाम बनाने के उन्होंने अहकामात भी जारी किए और दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर तरक्याती काम शुरू कराने की भी हिदायत की। वज़ीर आला हाउस सिंध में होने वाले इस इजलास में जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह, इसके अलावा वजीर दाखिला सिंध जो हैं जिया लंजार और DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास, IG सिंध गुलाम नबी मेमन समेत आला पुलिस और इंटेलिजेंस अफसरान भी शरीक हुए। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए CM सिंध ने यह बताया कि स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए शाहीन फोर्स उन्होंने बहाल कर दी है। पुलिस को 168 गाड़ियां और 120 मोटरसाइकिलें उन्होंने दी हैं और पुलिस मददगार 15 जो है उसकी असर नो तश्कील भी कर दी है। DG रेंजर सिंध के मुताबिक कराची में स्ट्रीट क्राइम के 48 वाकयात में से 49 अफराद जान से गए, 27 वाकयात का सुराग जो है वो लगाकर 43 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। 13 मुल्जिमान जो हैं वो इनकाउंटर्स में मारे गए। IG सिंध कच्चे के इलाके के बारे में उन्होंने जो ब्रीफिंग दी उसके मुताबिक पुलिस ने गुज़श्ता 4 माह में कच्चे के 63 डाकू जो हैं उनसे मुकाबलों में हलाक हुए, 400 के करीब वो गिरफ्तार हुए और 609 जो अफराद हैं जो जिनकी किडनैपिंग हुई थी उनको होने वाली थी और जो प्लान है वो नाकाम बनाया गया। 103 मगवी जो हैं वो भी बाजियाब कराए, 20 की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है और कच्चे में ऑपरेशंस के दौरान 17 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए, 27 वो जख्मी हुए। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान कराची में स्ट्रीट क्राइम और टारगेट किलिंग के दौरान 6 अफराद जो हैं वो जान से गए हैं, जबकि शिकारपुर, घोटकी, कश्मोर और जैकबाबाद कच्चे के डाकुओं ने वहां पर पुलिस एहलकारों समेत 200 से ज्यादा अफराद को किडनैप किया, जिनमें से 15 अफराद को तावान ना मिलने पर कत्ल भी किया गया। मुतासरा खानदानों के अफराद अपने प्यारों के कत्ल की होलनाक दास्तानें जब TV चैनल्स और सोशल मीडिया पर सुनाते हैं तो जाहिरी बात है अफसोस भी होता है। और कराची में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से दस्तयाब अदाद शुमार से जाहिर होता है कि गुज़श्ता साल स्ट्रीट क्राइम में तकरीबन 11% इजाफा हुआ और कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो कि हमारी टीम ने उन पर रिसर्च किया, तकरीबन गुज़श्ता साल 90,000 मुकदमात जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए और गुज़श्ता से पेवस्ता साल 80,000 मुकदमात उससे पहले दर्ज हुए थे और माह सियाम के दौरान डकैती मुज़ामत पर खातून और असास इदारे के अफसरान जो है तकरीबन 20 अफराद उसमें जाम बाग हुए। रवां साल के इब्तदाई 3 माह में 22,000 बड़ी वारदातें रिपोर्ट हुई। तो इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और भाई वजीर जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि एक तो जरदारी साहब का जो विजिट था MQM के साथ मामलात, उसमें डिस्कशन क्या हुई और उनकी जो आप उन्हें ख्वाहिशात कह दें, रिक्वायरमेंट कह दें, नाराजगी की वजह क्या थी असल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। देखिए, MQM की नाराजगी या उसका तो वैसे ही आपके इल्म में है कि इलेक्शन में हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा अलायंस बनाया गया था। हालांकि जब PDM की गवर्नमेंट थी या अलायंस की गवर्नमेंट थी तो उसमें सब लोग उसमें साथ थे, लेकिन जैसे ही वो गवर्नमेंट पूरी हुई, इलेक्शन का स्केड्यूल आया, उसके साथ ही वो एक PMLN वहां से आए उनके रहनुमा और उन्होंने आके अलायंस बनाया था जिसमें MQM, GDA, JUIF और बहुत सारे लोग थे। तो अब ये नाराजगी तो उनकी थी, लेकिन आपके इल्म में है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब
मुफाहमत के बादशाह हैं और बड़ा दिल रखते हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद उन्होंने पूरी कोशिश की कि सबको साथ लेके चले, और आज इसीलिए एमक्यूएम ने आए, और उनकी जो लीडरशिप थी, जिसमें खालिद मकबूल साहब, फारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, सब थे, और उन्होंने से बात की। बल्कि मैं उस मीटिंग में तो नहीं था, लेकिन जो दूसरी मीटिंग हुई जो लॉ एंड ऑर्डर पे थी, जो प्रेजाइड की प्रेसिडेंट साहब ने, जिसमें ये सब लोग थे जिनका आपने जिक्र किया, और उसमें जी। फेडरल मिनिस्टर खालिद मकबूल साहब भी थे, जहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर थे मोहसिन नकवी साहब, तो खालिद मकबूल साहब भी थे, और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया जो जो मीटिंग के लिहाज से जो प्रेसिडेंट साहब के अहकामात थे, और जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि सिंध में जो ये सूरत हाल है, शहरी इलाके हों या देही इलाके हों, कच्चे के इलाके हों, तो हर माह मैं एक मीटिंग खुद आके यहाँ पे करूंगा और प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो लूंगा। तो जिस पे उन्होंने उनको वेलकम कहा, और उन्होंने कहा कि आपकी इस बात से हमारे हौसले बड़े बुलंद हुए हैं, और हम आपकी इस बात को सराहते हैं, और हम आपके साथ हैं, और जब आप आएंगे तो इससे और बेहतरी आएगी, और आपकी ये बात जो है इसने हमें बहुत तकवीत दी है। तो एक पॉजिटिव बात है। और जो इस मीटिंग के हवाले से जाहिर है आपके पास तफसीलात आ गई होंगी, तो उसमें यही था कि शहरी इलाके हों या देही इलाके हों, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो सूरत हाल है वो बेहतर हो, जीरो टॉलरेंस हो, जीरो क्राइम हो, और ख़ास तौर पर उन्होंने प्रेसिडेंट साहब ने ड्रग्स के लिए कहा, और खास जो बच्चों में एक जो अभी ये रिपोर्ट हो रहा है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दीगर जगहों पे हो रहा है, उस पे उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा सख्त इकदाम की जरूरत है, और दीगर इश्यूज के साथ साथ जैसे उन्होंने कहा कि क्राइम पे कंट्रोल होना चाहिए। फिर ब्रीफिंग जो दी गई आईजी साहब की तरफ से, डीजी जी। रेंजर साहब की तरफ से, और हमारे होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, और फिर जो आईबी के यहाँ के चीफ हैं उन्होंने दी, और जाहिर है पूरा ब्रीफ सीएम साहब ने भी किया। तो उस तनाजुर में उन्होंने जो कहा कि इसमें मजीद बेहतरी आनी चाहिए। हालांकि ये जो पिछले कुछ अरसा गुजरा है, जिसमें ये लॉ मिनिस्टर भी हैं और आईजी साहब भी यहाँ पे नए आए हैं, या जो पुलिस चीफ भी यहाँ पे लगे हैं, उनकी कारकर्दगी, और जिसमें सबका जॉइंट वो है, एफर्ट्स हैं, मुझे जिसमें शाह साहब रेंजर्स, ये बताएगा कि आईबी, देखिए, आईएसआई और वैसे सब तो लोग। कराची जी बहुत जी बहुत बड़ा शहर है कराची, लेकिन ये जो स्ट्रीट क्राइम का मामला है ये मीडिया पर भी लेटली काफी सरफेस हुआ, और वजह उसकी आपको क्या नजर आती है? एक तो पिछले तकरीबन 15 सालों से आपकी गवर्नमेंट है सिंध में, और मामलात जो हैं वो उसकी इकोनॉमिक रीजंस भी हो सकती हैं स्ट्रीट क्राइम के उसमें सर्ज में, और ये भी हो सकता है कि उस पर सियासत भी हो रही हो। लेकिन कुछ तो है कि जो या तो शायद चीजें जो हैं वो, क्यों ऐसा लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो डिटोरिएट हुई है, खराब हुई है? देखिए, 15 साल का आप जिक्र कर रहे हैं, तो फिर तो इस वक्त बहुत बेहतरी आई है। 15 साल और पिछले साल हम्म। अगर आप निकाल लें, तो फर्स्ट सिटी में था कराची। तो बहुत बेहतर उसकी नंबरिंग है पूरी दुनिया में। यहाँ तो जलाओ, घेराओ, बोरी बंद लाशें, बत्ता, इवन फैक्ट्री में आज अगर जो 1 मई है, तो हम याद कर सकते हैं अपने उन शहीदों को, जिन मजदूरों को जिंदा जला दिया गया था फैक्ट्री में। सानिया बल्दिया किसी से भूला नहीं है। और भी बहुत सारे इश्यूज होते थे यहाँ पे, लेकिन अब तो बहुत कंट्रोल है। लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा था वो ये कह रहा था कि ये हालिया जी। दिनों की भी जो लहर है, या जो क्राइम का जो रेशो है, ये जो महीना अभी इख्तिताम हुआ है जिसका, अप्रैल का, तो अगर सिर्फ पिछले 20 दिन की या 25 दिन की ले लें डेटा, तो इसमें नुमाया कमी आई है। ये नहीं हुआ कि बिल्कुल कोई क्राइम कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हो गया है, लेकिन अगर आप इससे 2 माह पहले, 3 माह पहले, 4 माह पहले को देखें, और फिर इस 10-20 दिनों को देखें, जब से ये इन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब के खुसूसी अहकामात पे हमारे जो होम मिनिस्टर हैं या आईजी या पुलिस चीफ कराची जो हैं, इन्होंने जब से ये पूरा एक शुरू किया है सारा सिलसिला, तो उसमें कमी आई है। और फिर इसी तरह कच्चे की जी एरिया, जिसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है, हकीकत है वहाँ पे इश्यूज हैं, लेकिन
इस वक्त वहां पे काफी हद तक बेहतरी है। और जो ये फिगर आपने भी कोट की, जो बताई गई कि 600 प्लस लोगों को हनी ट्रैप से बचाया गया, जो दूसरे सूबों से यहाँ पे आते थे खवातीन के झांसे में या सस्ती अशिया के झांसे में उनको बुलाया जाता था। वो जो वहां पे पिकेट्स हैं, उन्होंने उनसे जब पूछा कि भाई आप खैरियत कैसे आए हैं यहाँ पे, और जब उन्होंने बताया कि जी हम तो ये चीजें लेने आए हैं, तो फिर उनको बताया गया कि उनको बचाया गया है। फिर एक और बड़ी चीज जो है वो किडनैपिंग क्यों होती है? किडनैपिंग होती है रैंसम के लिए। और रैंसम कहाँ से मिलता है? जहाँ पे बड़े लोग उठाए जाएं, जो पैसे वाले हों, जो बड़े जो अफोर्ड कर सकते हो। ये जो इस वक्त की किडनैपिंग है, जो इस वक्त वहां पे कुछ जो 18 लोग जो बताए गए दोनों डिविजन्स में मिला के, लाड़काना और सक्खर में, हम्म। जो उस कच्चे में है, उसमें से मोस्टली 90% से ज्यादा वो लोग हैं जो ड्राइवर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मजदूर पेशा लोग हैं। तो ये इस पर भी अभी काबू हम्म। पाया जा रहा है। और जो एक नई टेक्नोलॉजी जिसकी बात की गई, जिसको थोड़ा सा इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन अब बड़े पैमाने पे उसको यूज किया जाएगा, जिसमें हमें पाक फौज की मुकम्मल तौर पे सपोर्ट, और खास तौर पे एयरफोर्स की, कि ये जो ड्रोन्स हैं, इसमें क्योंकि कच्चे में इशू ये होता है कि जब फोर्सेस जाती हैं तो वहां पे पानी है, दीगर चीजें हैं, वहां पे मुख्तलिफ सूरत हाल होती है, तो वो तो अच्छी पनाह गाहों में होते हैं, वहां से वो फायरिंग कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ से अगर मुकम्मल तौर पर ऐसी किया जाए तो वहां पे और आबादी भी है, उनका नुकसान होता है, खवातीन का, ठीक। बच्चों का, बुजुर्गों का। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इसके तहत जब वो इस तरह का कोई इनकाउंटर हो रहा है, तो वो वहां से पता चल सकेगा कि कौन लोग जो है वो इसमें मुलविस हैं, फायरिंग कर रहे हैं, या जो सिलसिला हो रहा है, तो वो अटैक सिर्फ उन पर होगा। ठीक और है। ये जो दो अच्छा, तीन मुझे हुए भी हैं शाह इस तरह साहब के ये एक्सपेरिमेंट, तो बताइएगा। उसमें बड़ा फर्क ठीक। पड़ा है। जी। ठीक है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि बिलावल साहब की एक स्टेटमेंट है कि जी स्टील मिल जो है वो सिंध हुकूमत भी खरीद ले, या उन्होंने जो भी जिस तरह की स्टेटमेंट दी, क्या इस पर कोई पेशरफ्त हुई है? जरदारी साहब ने इस पर कोई बात की है? कोई इरादा है आपका? आज तो इस पे कोई बात नहीं हुई, लेकिन आपने देखा होगा कि स्टील मिल की जो निजकारी थी, उसमें से जो लिखा गया था, उसमें से उनको उसको निकाल दिया गया था। अभी सिर्फ वो जो है, लेकिन हमें देखें, निजकारी पे हमारे अपना पीपुल्स पार्टी का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो निजकारी में हम्म। आए इदारे, अगर उनकी कारकर्दगी बेहतर हुई है तो फिर तो इसकी तरफ जाया जाए। लेकिन अगर वहां भी कोई वहां से रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हमें असल जो हमारा मौकफ है पीपल्स पार्टी का, वो मजदूर है, वो लोग हैं जो वहां पे काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, कि अगर उनको बेहतर तरीके से ख्याल रखा जाता है उनका, और अगर कोई ऐसा इदारा जो मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, और अगर उसकी निजकारी में वैसे कोई हार्म नहीं, अगर कोई इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन उसमें उनको जरूर मद्देनजर रखा जाए जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो आज का ठीक। जो दिन है उसमें भी मजदूरों की आपने बात की, तो मजदूरों के लिए भी जितने कवानीन और जितने ज्यादा हाँ। उनको जो फेवर दी गई है, या जो उनके काम हुए हैं, मजदूर कार्ड की बात हो जाए, मिनिमम वेजेस की बात हो जाए, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही की है। आपको याद होगा कि 2008 हम्म। वाली जो गवर्नमेंट थी, उसमें मजदूरों को शेयरिंग के लिए भी वो हुआ थी, कानून साजी हुई थी, जिसमें बहुत उसका फायदा हुआ, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया उसका। तो मजदूरों की बात पीपल्स पार्टी ही हमेशा करती है। चलिए, नासिर हुसैन शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजी चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सेनेटर फैसल सब्जवारी हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी नासिर हुसैन शाह साहब की। इस वक्त सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MQM के सीनियर रहनुमा। सब्जवारी साहब, पहले तो ये बताइएगा कि जरदारी साहब से मुलाकात जो है, एक तो आपके कंसर्न्स क्या थे और क्या अब आप मुतमिन हैं कि वो कंसर्न्स आपके वो खत्म हो जाएंगे और उस पर अमल दरामद भी होगा? बहुत शुक्रिया अनिल भाई। देखिए, हमारे जो कंसर्न्स हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, वो वही हैं जो शहरी हाँ। सिंध, बिलखुसूस कराची के शहरियों की गवर्नेंस का मसला है यहाँ पर।
यहाँ अमन आमा का मसला है, स्ट्रीट क्राइम के नाम पर एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी है, और उसके साथ साथ शहरी सिंध के वासियों की, खासकर पढ़े लिखे नौजवानों की जो हक तलफी है सरकारी मुलाजमतों में और कराची शहर के लिए, खासकर क्योंकि सिंध का दारुल हुकूमत है और 90% के लगभग सिंध का खजाना कराची शहर से जाता है, तो उसके लिए मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारी चीजें उन पर तवज्जो कराई है प्रेसिडेंट साहब की, और क्योंकि सदर मुमलकत जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं, तो हमारी तवक्को यही है कि वो उनको चीज़ों को हल की जानिब जाएं। अगर मैं माज़ी बईद की तरफ देखूं, माज़ी करीब की तरफ देखूं, तो गुजारिशात तो हम किसी ना किसी तरीके से भले वो मुलाकात करके, भले ऐवानों में गुफ्तगू करके, भले सड़कों पर एहतजाज करके पहुंचाते तो रहें, लेकिन उस पर कोई खातिर खा अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन सियासत में यही करते हैं, आप हुज्जतें पूरी करते हैं, आप गुफ्तगू करते हैं। सो आज हमने गुफ्तगू की, आज हमने हुज्जत पूरी करने की एक और कोशिश की है। अच्छा, ये बताइएगा गवर्नर सिंध के हवाले से कोई बात हुई, क्योंकि एमक्यूएम का तो बड़ा क्लियर कट स्टांस है कि कामरान टिसोरी साहब को ही कंटिन्यू करना चाहिए, और इनको इस मामले पर कोई बात हुई? नहीं, मेरे इल्म में नहीं गवर्नर सिंध के हवाले से कोई बात हुई। अच्छा, ठीक। और फैज साहब, जो स्ट्रीट क्राइम वाला मामला है, इस पर भी एमक्यूएम गुज़श्ता तकरीबन महीने 2 महीने से जो भी प्रेस रिलीजेस सामने आती हैं, आप टॉक शोज में जो भी आप बात वगैरह कर रहे हैं, इसमें ये जो सर्ज है, एक तो उसकी आपको क्या वजह समझ आ रही है, दूसरा ये मामला जो है क्यों ऑल ऑफ अ सडन जो है वो अब खबरों में आना शुरू हो गया है? देखिए, क्योंकि कराची में स्ट्रीट क्राइम में जो बड़ी अचानक परेशान कुन चीज हमने देखी कि वो सिर्फ लूट नहीं रहे शहरी जी, उन्हें मार भी रहे जान। और जब ये तादाद कोई 2-3 दर्जन से तजावुज कर गई, तो सबके कान खड़े हुए। हमने भी बहुत शोर मचाया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, ऐवानों में गुफ्तगू की, हुकूमत से राब्ते की कोशिश की, वजीर दाखिला साहब के पास मीटिंग भी की, विफाकी वजीर दाखिला से गुफ्तगू की, मैंने खुद भी की कि भाई इस पे तो कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ना रियासत को। ये तो नहीं हो सकता कि सिंध के वजीर दाखिला को मैं कहूंगा उन्हें आए हुए उस वक्त 1 हफ्ता था, तो पुलिस तो जब से सिंध पुलिस है ना पाकिस्तान का, जब से फेडरेटिंग यूनिट है, और उसकी तो एक लेगेसी चली आ रही है, उनका एक सिस्टम है, नेटवर्क है, वजीर दाखिला के मोहताज थोड़ी होते हैं। और वजीर दाखिला भी ये नहीं कह सकते क्योंकि 15 साल से तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 16वां साल उनका शुरू हो गया। और विफाकी वजीर दाखिला से भी हमने कहा कि जनाब रेंजर्स भी यहाँ पे कोई 1980 के अवाखिर से मौजूद है, और उसका एक अपना नेटवर्क है लॉ इन्फोर्समेंट का, उसको एक्टिवेट किया जाए। किसी मजीद इख्तियारात की जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि हम तो इसे दहशतगर्दी से ही ताबीर कर रहे हैं। और अगर उसके अलावा भी कोई अख्तियारात चाहिए उन्हें सिंध हुकूमत से, तो वो फेडरल गवर्नमेंट को बताए। हम भी बीइंग अ कोलिशन पार्टनर हम गुफ्तगू करेंगे, उसके ऊपर मसले को उठाएंगे। वजह मेरे ख्याल में तो ये रही है कि पुलिस अपनी जो बुनियादी जिम्मेदारी है उससे उस तरीके से ओहदा नहीं हो रही थी। पुलिस अफसरान को जिस तरीके से ठोक बजा के तैनात करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। और कराची का तो एक बहुत बड़ा मसला हमने आमद आदिल रहा है ना ये, क्योंकि यहाँ लोकल पुलिसिंग की जिस कदर जरूरत है उतनी ही यहाँ पर ये नापैद है। यानी दूसरे अजला से तो पुलिस ऑफिसर्स आपको मिल जाए, कराची जिले के मुख्तलिफ अजला के पुलिस ऑफिसर्स आटे में नमक के बराबर मिलेंगे। मैं ये किसी जबान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भले उर्दू बोलने वाला है, पंजाबी बोलने वाला है, पश्तो बोलने वाला है, सिंधी बोलने वाला है, भाई अगर वो यहाँ पैदा हुआ है, यहाँ तालीम हासिल की, उसके बच्चे यहाँ पर रहते हैं, उसकी हसासियत, उसकी सेंसिटिविटी दूसरी होगी कराची शहर से। दुनिया भर में ये तरीका राइज है, कराची उससे महरूम है। तो ये एक लॉन्ग टर्म उसका सोल्यूशन है। आइंदा भी भर्तियां आ रही हैं, गुजारिश ये होगी कि भाई जो कराची के नौजवान है उनको कराची सब्जवारी साहब मुझे बताएगा, ये जो आपने अब ये जो बात कर रहे हैं कि लोकल पुलिसिंग जो है उस पर तवज्जो देने, ये मसाइल, ये चीजें जो हैं, ये जरदारी साहब से डिस्कस हुई और उनका इस पर क्या वर्जन था? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में आज इस मौजू को भी टच तो किया गया है, और जरदारी साहब का क्या मौक़िफ़ है वो जरदारी साहब के अंदाजा होगा
क्योंकि एमकेएम तो पहली दफा नहीं कर रही है बात। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं 2002 की असेंबली में आया था और होम मिनिस्टर भी एमकेएम का था, तो उस वक्त भी हम यही बात, उस वक्त हमारे कोलिशन पार्टनर्स को भी नागवार गुजरती थी, फिर भी हमने कोई हजारों की तादाद में कराची के वासियों को पुलिस में कहा कि जनाब आप उनको मेरिट के ऊपर भर्ती कीजिए, क्योंकि वो कुछ भी करेगा, नाअहल हो सकता है लेकिन वो मुजरिम नहीं होगा पुलिस के रूप में, उसके घर वाले यहाँ रहते हैं, वो डकैत नहीं होगा, वो अगवा बराए तावान नहीं करेगा। ये सीरियस मसला है, इसको अबव पार्टी लाइन, अबव लिंग्विस्टिक लाइन देखने की जरूरत है। और क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो अब इन इश्यूज को एड्रेस करेगी? विलिंगनेस आपको क्या लगा, रिफ्लेक्ट हो रही थी? देखिए, जरदारी साहब तो एक बहुत मेरे ख्याल में सीनियर तजर्बेकार फर्द हैं और वो उन्होंने यकीनन यही गुफ्तगू की कि आज ही मैं अपने लोगों को कहूंगा, सिंध हुकूमत को कहूंगा, अमने आम्मा पे उसके बाद इजलास की सदारत भी की उन्होंने, और मुझे इल्म हो रहा है कि शायद वो कह रहे हैं मैं हर महीने आके सदारत करूंगा अमने आम्मा के इजलास की। सिर्फ अमने आम्मा का नहीं, उससे जुड़े हुए दीगर जो मसाइल हैं, रोजगार के मसाइल हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, यहाँ जो तरक्याती मसाइल लगने चाहिए उनके मसाइल हैं। इस सब पे मतलब ये कोई भी एक ऐसा मौजू नहीं है जिसपे जरदारी साहब को मेरी तवज्जो दिलाने की जरूरत हो, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी के सरबराह हैं जिस पार्टी की 16 साल से बिला शिरकत गैरे इस सूबे में हुकूमत है। यानी उन्हें मैं थोड़ी बताऊंगा कि यहाँ ये काम नहीं है भाई, 16 बरस की हुक्मरानी में तो आपको चप्पे चप्पे का पता चल जाता है। अब करते या नहीं करते, एमकेएम बड़ी असल में एक फिक्स में आ जाती है। इट्स क्लासिक कैच 22 फॉर अस। यानी पीपल्स पार्टी की बेइतनाइयों और शहरी सिंध के हवाले से आंख जानबूझकर बंद करने की शिकायत पर मेरे लिए बतौर एमकेएम पीपल्स पार्टी की जानिब किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ देखना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मैं पंजाब की पार्टी के साथ कोई सेटलमेंट करता हूं तो जनाब उनकी सेंसिटिविटीज ही नहीं है कराची के हवाले से, शहरी सिंध के हवाले से, सूबा सिंध के हवाले से। तो मैं आई एम इन फिक्स एक छोटी जमात होने के नाते। ठीक, चले सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। गंदम की खरीदारी के मामले पर फिलहाल पंजाब गवर्नमेंट और किसानों के दरमियान डेडलॉक है और किसान इत्तेहाद ने कल से पंजाब भर में मुजाहरों का ऐलान भी कर दिया है और ये कहा है कि किसान अपने मवेशी और गंदम सड़कों पर रखकर एहतजाज करेंगे। हुकूमत ने किसानों को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया है और वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने गंदम का मसला जल्द हल करने की यकीन दहानी तो कराई है। साथ में यह भी कहा है कि प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उसके पास तकरीबन 400 सेंटर्स पर बारदाना मौजूद है। इस वक्त गंदम में नमी की सतह जो है वो 20% है और 10% आने पर खरीदारी मुमकिन हो सकती है। सूबाई वजीर खुराक की जानिब से ये यकीन दहानी भी कराई गई कि किसानों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। छोटे किसानों की किसान कार्ड के जरिए इमदाद का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। इस मामले पर पीटीआई पंजाब जो है उन्होंने काफी तनकीद की है गवर्नमेंट पर और वजीर इत्तलात पंजाब जो है उस्मा बुखारी, उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत जो है वो किसानों के हकीकी रहनुमाओं से बातचीत कर रही है, लेकिन किसान नमी से मुतासरा गंदम खरीदने का भी मुतालबा कर रहे हैं जिस पर बातचीत हो रही है। और उनके बकौल किसान इत्तेहाद के अंदर 2-3 ग्रुप्स हैं। सड़कों पर किसानों के एहतजाज की क्यादत जो है वो पीटीआई के रहनुमा कर रहे हैं। किसानों के एहतजाज का साथ देने वाली जमात वो है जिन्होंने किसानों पर गोलियां चलाई। आपको बताते चले नाज़रीन कि इससे पहले किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद खोकर ने लाइव विद आदिल शाहजेब में जो गुफ्तगू की थी, उनके बकौल गुज़श्ता साल गंदम जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद थी और मजीद स्टॉक इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मिली भगत से प्राइवेट सेक्टर को 150 से 200 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। कि गंदम जो इंपोर्ट की गई वो टोटल बदनीति पे मबनी था। जब इसकी समरी मूव की गई वही बदनीति पे मबनी थी कि उसको कैप नहीं किया गया, कोई हद मुकर्रर नहीं की गई कि कितनी इंपोर्ट की जाए। जो पाकिस्तान अपने पास गंदम पड़ी थी फूड और फास्को में, उसका रेट 3900 का रिलीज रेट था फ्लोर मिल के लिए, उसको बढ़ा के 4785 कर दिया ताकि जो बाहर से प्राइवेट सेक्टर को थ्रू इन्होंने गंदम मंगवाई वो सेल हो सके। 150 अरब रुपया कमा गया माफिया सारा मिल के, जिसमें समरी मूव करने वाले, समरी अप्रूव करने वाले और बाहर से गंदम मंगवाने वाले वो खा गए। 1
बिलियन डॉलर का आपका ज़र मुबादला खर्च हो गया। जो आपके पास अपनी गंदम जो पिछले साल सेल करनी थी वो नहीं की, उसके ऊपर 150 अरब रुपया सूद भी पड़ गया। खालिद खोकर ने जिस जानिब इशारा किया, ये वही स्कैंडल है जिसे कई रोज से निगरान हुकूमत के दौर से मुंसलिक किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता साल शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने से चंद रोज पहले एक समरी भिजवाई गई जिसमें मुल्क में गंदम की कमी जाहिर करते हुए उसे इंपोर्ट करने की इजाजत तलब की गई। लेकिन पीडीएम गवर्नमेंट में 8 अगस्त को होने वाले ईसीसी के आखिरी इजलास में इस समरी की मंजूरी दिए जाने की बजाय उसे मुअख्खर किया गया। उस वक्त के सेक्रेटरी मोहम्मद महमूद जो रिंग रोड समेत नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट स्कैंडल पर भी उन पर इल्जामात हैं, तो उन्होंने 1 सितंबर को दोबारा समरी भिजवा दी जिस पर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ के एडिशनल सेक्रेटरी शकील शाह ने 3 नुकात बनाकर दिए और तकनीकी तौर पर इस समरी की मंजूरी देते हुए इंपोर्ट प्लान बनाना जो था वो तजवीज किया गया। आपको बताते चलें कि इब्तदाई तौर पर 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने का मंसूबा था, लेकिन फिर 30 लाख टन से ज्यादा गंदम मंगवाई गई। गंदम से भरे 53 वेसल्स जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचे और इसमें अहम बात यह भी है कि निगरान हुकूमत का मंजूर करदा एक वेसल 15 मार्च को पहुंचा, उस वक्त जबकि सिंध की फसल भी आना शुरू हो चुकी थी और अप्रैल में मुल्क भर में गंदम की फसल तैयार हो जाती है पाकिस्तान में। उस वक्त की वजारत कामर्स जिसके वजीर एजाज गौहर साहब थे, डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक ने बतौर वजीर तिजारत यह तजवीज किया था कि गंदम की दरामद करनी है तो पास्को के जरिए सरकारी सतह पर की जाए। लेकिन केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर शमशाद अख्तर की जानिब से यह तजवीज दी गई कि गंदम प्राइवेट सेक्टर के जरिए इंपोर्ट की जाए और फिर प्राइवेट सेक्टर को खुली छूट दे दी गई कि जिसने जितनी गंदम मंगवानी है वो मंगवाए। यहां आपको बताते चले कि जून 2023 यानी गुज़श्ता माली साल में मुल्क में गंदम की किल्लत कतन नहीं थी, बम्पर क्रॉप हुई थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जानिब से निगरान हुकूमत को यह बताया गया कि आप स्ट्रेटेजिक जो है वो रिजर्व रखें। हालांकि इस वक्त मुल्क के तकरीबन 16 लाख टन के स्टॉक्स उस वक्त मौजूद थे और 28 मिलियन टन की हमारी अपनी पैदावार भी हुई थी। अब ये मामला है क्या इस पर सियासत भी हो रही है और वे पंजाब गवर्नमेंट इसका क्या निकालेगी? पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अज़मा साहिबा बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा, आपका एक क्लिप हमने चलाया, आप ये फरमा रही हैं कि तरीके इंसाफ इस पर सियासत कर रही है। हो सकता है, बिल्कुल आपकी बात में वजन भी होगा, लेकिन इशू तो है ना, मतलब एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो कि, और आपको पता है, देखिए अगर किसान इस दफा उनको पैसे ना मिले तो अगले साल वो ना काश्त कर पाएंगे ना कुछ और कर पाएंगे, उन्होंने फिर सड़कों पर ही आना है। बहुत शुक्रिया नादिल, पहले तो आपने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव आपने इंट्रो दे दिया है, मेरा बहुत सारा काम आपने आसान कर दिया है। 2-3 चीजें जो आपने मुझसे पूछी हैं, पहली तो बात यह है कि मेरी बात में वजन नहीं है, ये फैक्ट है। और जो जनरल सेक्रेटरी साहब जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने वाकई आशिक करमानी के खिलाफ ओकाड़ा से इलेक्शन लड़ा है। और वही इसको जो है, ये इस किसान इत्तेहाद के 2-3 ग्रुप्स हैं जी, और वो जो बाकी सेन एलिमेंट्स हैं उनके साथ हमारी बातचीत चल भी रही है, जैसे मैंने आपने मेरा क्लिप भी चलाया कि, और जिसको वजीर खुराक ने भी जो है वो कहा कि इस वक्त जो है वो जो नमी है 20% के करीब जो है वो नमी आ रही है गंदम के अंदर। हमारे पास पहले बहुत सारा स्टॉक मौजूद है जो इंटरिम गवर्नमेंट ने जो है वो पहले से खरीद के रख लिया था, उसके ऊपर गोडाउन्स के हम पैसे दे रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो दे रहे हैं, और उसके बाद ये एक जो बाइंग है इसको ज़ाहिर एक सिस्टमेटिक तरीके से ही किया जा सकता है, और वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये एहतजाज तो हर दौर में हुआ है। ये एहतजाज पीटीआई के दौर में भी हुआ था जो मैंने जिक्र किया। उस वक्त 2 किसान जो है उनके मुंह पे गोलियां मारी गई थी और वो दोनों जो है वो लाहौर में शहीद हुए थे। तो हम तो कतई तौर पर किसी जो एक जोर जबरदस्ती किसी तशद्दुद को कतई तौर पर ना सपोर्ट करते हैं ना उसका हामी, हम अभी भी गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये वैसे भी ये गंदम की जो सारी खरीदारी है ये 8-10 दिन की जो है वो पूरा एक प्रोसेस होता है, और होपफुली इंशाल्लाह इसको हम किसी नतीजे पर जरूर पहुंचाएंगे। जो वजीर खुराक ने कहा, जो कुछ डिटेल्स मैं आपको देना चाहती हूँ, जो आपका सवाल भी था कि जी अगर उनको पैसे नहीं मिले तो वो अगली जो है वो क्रॉप शायद वो ना कर सके, ऐसा नहीं है। पहली तो बात यह है कि ये जो इस वक्त सारा प्रोसेस चल रहा है इसके अंदर किसान कार्ड के जरिए जो छोटा किसान है खास तौर पर उसका नुकसान ना हो, उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो जेर गौर हैं, जिसके ऊपर उनको
कैश के जरिए सपोर्ट किया जा सकता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ और चीजें जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। तो यकीनन कोई भी किसान मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में उसके साथ ज्यादती नहीं हो सकती। एक तो ये रेस्ट एश्योर है कर ले। दूसरी बात यह है कि अगले साल के लिए भी जो ये किसान कार्ड जो हम लेके आ रहे हैं, ये साल में 2 दफा 1.5 लाख रुपए के करीब जो है किसानों को जो है वो पैसे देगा। 1.5 लाख पर फसल के, खरीफ और रबी 2 फसलें होती हैं हमारी, और उसके अंदर उनको जो है ये 1.5 लाख रुपया मेयारी खाद के लिए, बीज के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, उसको ये तमाम चीजें जो है इसके जरिए प्रोवाइड की जाएंगी। और ये हमारे मुल्क अज़मा साहबा एक सवाल है, देखिए इस पर आप जिस तरह आपका क्लेम ये है कि सियासत हो रही है, बिल्कुल उस पर सियासत हो रही होगी, और ऑब्वियसली ये स्कैंडल जो है मरियम नवाज का उससे तो कोई लेना देना नहीं है, ना उनका ये फैसला था ना वो था, लेकिन अब सॉल्व तो आपकी गवर्नमेंट ने करना है और इस जड़ तक पहुंचना है कि क्यों हुआ ऐसे, ब्लंडर तो हुआ है ना, तो उस पर मेरे ख्याल है अगर बात की जाए तो आप लोगों ने कमेटी वगैरह भी बना दी है। अब एक प्रॉब्लम है, वो किसकी वजह से हुआ वो कम से कम कौम के सामने तो आना चाहिए कि क्यों ऐसे फैसले हो रहे हैं आज भी। बिल्कुल आदिल, इसीलिए ये कमेटी बनाई गई है, और कमेटी का काम यही है कि वो प्रोब करके ये जो है ये चीजें सामने लाए कि ये फॉल्स फ्लैग अगर हुआ क्यों हुआ, और क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन थी, या बिल्कुल ही इसके अंदर कोई और एलिमेंट शामिल थे कि जिन्होंने बगैर किसी जस्टिफिकेशन के, बगैर किसी चीज के ये पैनिक बाइंग की। और वो पैनिक बाइंग जो है वो आज भी पाकिस्तान के खजाने के लिए और खास तौर पर पंजाब के लिए जो है दर्द सर बना हुआ है। अगर ये जो ये बाइंग है ये ना हुई होती तो बड़ा स्मूथली सारा मामला जो है वो पंजाब के अंदर चल जाता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई भी किसी तौर पर कोई सुबाइयत वाली बात इसको मत लीजिएगा, बट फैक्ट्स की बात यह है कि फरवरी से जो है वो गंदम की जो खरीदारी है वो सिंध में भी जो है शुरू हो जाती है, और सिंध जो है उसके ऊपर बिल्कुल आप लोग वहां से नहीं चेक कर रहे कि वहां पे कितनी बाइंग हुई है, वहां पे चूंकि पीटीआई के नुमाइंदे नहीं है शायद, इसलिए जो है वहां पर इस को जो है वो बड़ा कर वो पेश नहीं किया जा रहा। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि हर सूबा अपनी अपनी डिमांड के मुताबिक, अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक जो है वो बाइंग करता है। जाहिर है स्टेट ने जो बाइंग करनी होती है वो इमरजेंसी हालात के लिए होती है, अदरवाइज जो मोस्टली जो है वो प्रोड्यूस होती है वो बाकी प्राइवेट सेक्टर को जाती है, और प्राइवेट सेक्टर जो है उसका मेन बायर है। गवर्नमेंट तो थोड़ी गंदम खरीदती है, सारी गंदम तो कभी भी कोई गवर्नमेंट नहीं खरीदती। तो इसलिए ये इशू बनाना कि जी सिर्फ गंदम जो है वो गवर्नमेंट को खरीदनी थी और गंदम जो है वो गवर्नमेंट नहीं खरीद रही, तो इसलिए जो बहुत बड़ा कोई इसके ऊपर जो है नुकसान हो गया, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसी बात नहीं। चले उज़्मा बुखारी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साल के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़्मा बुखारी की तफसीली गुफ्तगू सुनी, जो गंदम का एक स्कैंडल बहुत बड़ा सामने आ चुका है, पंजाब हुकूमत इससे कैसे निपटेगी, और ये मामला है क्या, इस पर इस वक्त किसान इत्तेहाद के सदर मियां उमैर साहब हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब, एक जो पंजाब हुकूमत बात कर रही है वो ये कह रहे हैं कि इस इशू पर सियासत भी हो रही है, मतलब प्रॉब्लम तो है अपनी जगह मौजूद है, लेकिन तहरीक इंसाफ इस मामले को जो है वो लीड भी कर रही है, और कुछ ग्रुप्स जो हैं किसानों की तंजीम में 2-3 ग्रुप्स हैं, उनके बकौल ये मैं उनका वर्जन आपके सामने रख रहा हूं। क्या वाकई इस इशू पर सियासत भी हो रही है? सर देखिए, मैं किसान इत्तेहाद का मरकजी सदर हूं, और मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद, मुझे अब कहते हुए शर्म आती है कि मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूं। अगर आपने तस्दीक करनी है तो मेरे एरिया से पूछ सकते हैं आप कि हम 10 साल से नून लीग के सपोर्टर हैं। लेकिन अगर ये कहें कि ये कोई पीटीआई वाले हैं या किसी और जमात वाले हैं, तो बड़ी शर्मनाक बात है कि आप एक इशू, ओरिजिनल इशू को आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। इनको ये शर्म नहीं आती कि मसला समझने की बजाय, हमसे बात करने की बजाय, आप देखें कि जितने प्रोटेस्ट होते कहीं पे, वहाँ पे कोई निगोशिएशंस होती हैं, कोई बात होती है, कोई मुतालबात पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा अटैक किया जाता है बगैर पूछे हुए, बगैर किसी बात के। और फिर दूसरे नंबर पे आप देखें कि
ये जो रवैया है ये कभी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स इस तरह डील नहीं करती। ये तो आमरीयत हुई ना कि आपकी बादशाहत है, कोई बंदा आवाज नहीं उठाएगा। मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूँ, मेरे मरकजी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार साहब नून लीग के सपोर्टर हैं। इस तरह हमारे साथ कुछ और जमातों के भी लोग होंगे, लेकिन हमारा सियासत से हम फिर भी कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर अपोजिशन अच्छा, मुझे मियां साहब एक बात बताएं, ठीक है, मुझे ये बताएं, ये इशू आपकी नजर में इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपका वर्जन इस पर क्या है? सर देखें, आप अगर मेरी गुजारिश ये है कि आप कहते हैं कि हमारे पास गंदम खरीदने के पैसे नहीं हैं, आप कोई लाहा अमल बना सकते थे कि चले 50% ही पेमेंट करके 50% जो है वो बाद में कर देते। और इसी तरह अगर आप थोड़ा सा उसको कोई और सोल्यूशन निकाल लेते, आप अगर 40 अरब का आटा बांट सकते हैं, आप 100 अरब की डेवलपमेंट पंजाब में दे सकते हैं, तो आप किसान की गंदम की दफा IMF भी आ जाता है, गंदम की दफा पैसे भी मुल्क में खत्म हो जाते हैं। सर हमने कर्जे नहीं लिए, यकीन करें, ये सियासी जमातों ने, सियासी लोगों ने कर्जे लिए हैं, किसानों ने कर्जे नहीं लिए। हमारे देहातों में तो जाके देखें, हम तो माचिस की डब्बी पे भी टैक्स पे करते हैं सर, हम साबुन लेते हैं तो उस पे भी टैक्स पे करते हैं। लेकिन मेरे गांव में सर सड़कें नहीं है, हमारे पास सेहत की कोई सहूलत नहीं है, हमारे पास एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, हमारे पास सेवरेज सिस्टम नहीं है। हम सहूलतें ना होने के बावजूद भी हम आपको जो कहती है गवर्नमेंट, गंदम हमारी जबरदस्ती उठा लेती है जब उन्हें जरूरत होती है, जब जरूरत नहीं होती तो हमें धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं, डंडे मारते हैं। तो हमें खुदारा इस मुल्क का शहरी समझा जाए। हमने क्या जुर्म किया है कि हम यानी इस मुल्क में अनाज पैदा करते हैं, ये हमारा जुर्म है? हम इस मुल्क में खुराक मुहैया करने का जरिया बनते हैं, खुराक का। अच्छा, मियां उमैर साहब, ये जो ठीक है, ये गंदम में जो नमी वाला मामला है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर गंदम में नमी एक बहाना है। देखिए पास्को भी तो खरीद रहा है, पास्को में ऑफलोडिंग हो रही है, उनमें नमी क्यों नहीं है? ये नमी सिर्फ एक बहाना है सर, उन्होंने लेनी ही नहीं है। ये तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है इनकी कि इन्होंने नहीं खरीदनी। और अभी भी इनका यही है कि अब किसी तरह कोई सब्सिडी दे दें किसानों को, चले इनका मुंह बंद कर दें थोड़ा बहुत दे के। और लेकिन सर जो लॉस हो गया है वो किस तरह पूरा हो सकेगा? हमने गंदम, हमें 4000 रुपए में कॉस्ट पड़ रही है सर, हम 39 में 100 में भी देने को तैयार हैं। लेकिन आप देखें तो सही कि 3900 में भी नहीं ले रहे, तो फिर हम कहाँ लेके जाएं उसको? अगली फसलें कैसे काश्त करेंगे? चले मियां, ठीक, चले मियां उमैर साहब, किसान इत्तेहाद के सदर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम पर। फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।